सो वेरी वॉर्म वेलकम टू द बून ऑफ मशीन लर्निंग। और ये है इसका एपिसोड 5 जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी के बारे में। और हम क्या समझेंगे, और हम समझेंगे जो हमारी अनसुपरवाइज लर्निंग या रीइंफोर्समेंट लर्निंग है उसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। और यही आज के मेजर टॉपिक्स होने वाले हैं। और एक माइनर टॉपिक भी है बट इंपॉर्टेंट है जो कि है वीसी डायमेंशंस, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। कैसे वीसी डायमेंशन को क्रिएट किया जाता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। मज़ा बहुत आने वाला है भाई आज के एपिसोड 5 में, तो तैयार हो जाओ। आई वेलकम यू ऑल इन द बून ऑफ मशीन लर्निंग एपिसोड 5। तो यहाँ पर ही अब मैं आ चुका हूँ मेरी रोज वाली जगह पे, जो कि है मेरी वेबसाइट, यार फिर से वेब ब्राउज़र, ठीक है। और यहाँ पर अब मेरे सामने आपको दिख रही होगी कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी लिखा हुआ है, बहुत प्यारा सा। और इसके अंदर तो इट्स अ फील्ड ऑफ स्टडी। अब यह आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, अपन किससे पढ़ते हैं भाई? अपन हमेशा पढ़ते हैं एक्सरे नोट्स से। तो वही मैं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्सरे नोट्स खोलने वाला हूँ, तो आप तैयार हो जाओ उसके लिए। तो यहाँ पर ही अपन ने हमारा माइक्रोसॉफ्ट एड्ज खोल लिया है वापस, और वहीं पर ही मैं ये सारे लिंक्स वापस जाके खोल रहा हूँ। तो ओके, सो अब फाइनली अपन वापस आ चुके हैं हमारे एक्स्ट्रा नोट्स के ऊपर, और चलो देखते हैं। अब अपन देखते हैं कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी को और डिटेल में। तो इट्स अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द यूज ऑफ फॉर्मल मैथमेटिकल मेथड्स अप्लाई टू द लर्निंग सिस्टम। ये जो लाइन है कब समझ में आएगी? जब आप इसके अगली वाली पढ़ोगे। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या देखना है, पहले तो मैं जाता हूँ वापस अंधकार की दुनिया में, नहीं तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, दिक्कत आएगी। तो 1 2 3 4 5 मैं यहाँ हो चुका हूँ वापस गायब। और यहाँ पर आपको देखते हैं ये क्या है। कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी बेसिकली है एक सब फील्ड ऑफ एआई जो कि फोकस किस पे करती है? इन द डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। किस पे फोकस करती है? डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। और एक किसकी सब फील्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सब फील्ड है जो कि किसके ऊपर काम करती है? जो कि फोकस करती है स्टडीइंग द डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। It is the field of AI research studying the design of machine learning algorithm to determine what sort of problem are learnable। ये एक ऐसी फील्ड है AI रिसर्च की जो कि क्या स्टडी करती है? मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की डिज़ाइन को स्टडी करती है। और क्यों स्टडी करती है? प्रॉब्लम को क्लासीफाई करने के लिए, और प्रॉब्लम को ये पता लगाने के लिए कौन सी प्रॉब्लम लर्नेबल है, किसी प्रॉब्लम से क्या सीखा जा सकता है, किसके लिए कैसा एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डिज़ाइन करना चाहिए, और क्या जो एग्जिस्टिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो सारा चीज़ें कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी बताती है, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी आती है तो आपको सिंपल एक ही खेल खेलना है भाई लोग। देखो, दुनिया गई तेल लेने, आपको एक चीज़ सुननी है। सब फील्ड ऑफ एआई दैट फोकसेस ऑन स्टडिंग द डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। पहला लाइन हमेशा ध्यान रखना, किसकी है ये सब फील्ड? इट इज़ द सब फील्ड ऑफ एआई जो कि फोकस किस पे करती है? ऑन स्टडिंग द डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की डिज़ाइन और एनालिसिस पे काम क्या करती है? कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी काम करती है, ठीक है। और तो और इट इज़ द फील्ड ऑफ एआई रिसर्च, ठीक है। इट इज़ द फील्ड ऑफ एआई रिसर्च स्टडिंग द डिज़ाइन ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम टू डिटरमाइन व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आर लर्नेबल। यानी ये एक फील्ड है एआई रिसर्च की जो कि क्या स्टडी करती है? डिज़ाइन ऑफ द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। और ये क्यों स्टडी करती है? टू डिटरमाइन विच ऑफ द प्रॉब्लम्स आर लर्नेबल। समझ गए? 3 पॉइंट्स अभी तक मैंने बताया। सब फील्ड ऑफ एआई दैट फोकसेस ऑन स्टडिंग एंड डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। और इसका जो मैंने अगला पॉइंट बताया वो क्या बोला कि इट इज़ द फील्ड ऑफ एआई रिसर्च जो कि क्या काम करती है? ये काम करती है, स्टडी करती है डिज़ाइन किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का। और ये क्यों करती है? ये पता लगाने के लिए कौन सी प्रॉब्लम लर्नेबल है। समझ गए? इट सीक्स द यूज ऑफ टूल्स ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस टू क्वांटिफाई लर्निंग प्रॉब्लम्स। यहाँ इसमें क्या करते हैं अपन? कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं टू क्वांटिफाई लर्निंग प्रॉब्लम्स। तो अभी तक अपन ने क्या देखा? वापस एक बार आ जाते हैं और फिर वापस यहाँ पर आते हैं। पहला, ये सब फील्ड है एआई जो कि फोकस किस पे करती है? विच फोकसेज ऑन, या की पॉइंट क्या है? स्टडिंग एंड डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। और ये क्यों करती है? ये चीज़ क्यों करती है भाई? क्यों मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की डिज़ाइन एनालिसिस पे काम करती है? तो डिटरमाइन
व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम आर लर्नेबल, समझ गए। फिर इट सीक्स द यूज ऑफ टूल्स ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, ये थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के टूल्स को यूज करती है टू क्वांटिफाई लर्निंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी तक आप समझ गए। अब आप इस पॉइंट पे वापस आओ। इट इज द फील्ड ऑफ स्टडी, अपन सारे इसके जो भी कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी के बारे में हम सारी चीजें भी जान रहे हैं। इट इज द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द यूज ऑफ फॉर्मल मैथमेटिकल मेथड्स अप्लाई टू द लर्निंग सिस्टम, यानी क्या करता है ये ऐसी फील्ड है जिसके अंदर क्या यूज करते हैं अपन मैथमेटिकल मेथड भी यूज करते हैं जो कि लर्निंग सिस्टम में अप्लाई होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि भाई कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी नाम क्या है, लर्निंग, मतलब आप लर्निंग सिस्टम बनाते हो जो कि मशीन लर्निंग को यूज करके आप बनाते हो, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को यूज करके बनाते हो। आप एक्चुअली ये पता लगाते हो कि भाई कौन सी प्रॉब्लम लर्नेबल है, इसके अंदर आप ये चीज़ पता लगाते हो कि भाई कौन से मेरे मैथमेटिकल मेथड्स यहाँ लग सकते हैं जिससे मेरा ये लर्निंग सिस्टम और ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है, पावरफुल हो सकता है, कैसा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम मैं डिज़ाइन करूँ, ठीक है, उनका एनालिसिस करना मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का, ये टूल्स का पता लगाना, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के टूल को यूज़ करके क्वांटिफाई करना प्रॉब्लम को। ये जितना भी बड़ी रामायण है इसका सारा जो भी श्रेय जाता है वो जाता है कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी को, समझ गए। यानी 100 बात की एक बात क्या है, इसमें अपन क्या करते हैं मैथमेटिकल मेथड्स का भी यूज़ करेंगे, इसके अंदर अपन थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के जो टूल्स है उसका भी यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अंदर अपन बेसिकली क्या करेंगे, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की डिज़ाइन को समझेंगे, उसके एनालिसिस को समझेंगे, अपन ये पता लगाएंगे कौन सी प्रॉब्लम लर्नेबल है या नहीं है। अपन ये भी देखेंगे कि भाई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की डिज़ाइन एनालिसिस को स्टडी कैसे करते हैं वो भी अपन इसमें देखेंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें ये कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी आपको बताती है। अब अगर बात की जाए कंप्यूटेशनल वर्क कैसे करती है, कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी वर्क कैसे करती है, तो अब COLT बोलेंगे अपन कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी को। तो यहाँ पर देखो, पहला आपको पता लगाना है टास्क, ठीक है, कि आपको कौन सा टास्क बेसिकली सॉल्व करवाना है उस सिस्टम से या उस कंप्यूटर से। फिर व्हाट टाइप ऑफ डेटा, उस टास्क को कंप्लीट कराने के लिए आपको किस किस डेटा की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो इस गैदर करेंगे। फिर अपन क्या गैदर करेंगे, रिसोर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो भी मतलब इस डेटा को अपन ने गैदर किया है और इस टास्क को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या रिसोर्स चाहिए। पहला तो टास्क पूरा कौन सा करना है, फिर आप ये देखोगे कि भाई किस तरीके का डेटा चाहिए इस टास्क को पूरा करने के लिए, फिर आप क्या देखोगे कि भाई अब किस किस तरीके के मेरे को रिसोर्सेज चाहिए इस टास्क को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये अपने पहले के 3 स्टेप हो गए, जिसमें अपन क्या देख रहे हैं, सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं कि भाई मेरा टास्क कौन सा पूरा करना है। अपन कोई अजीबो गरीब आदमी की तरह तो नहीं कर सकते ना कि बस घर से बाहर निकल के पता नहीं क्या काम करने निकले थे, ठीक है। ऐसे बगने की तरह अपन को काम नहीं करना है। किस तरीके से काम करना है, अपन को एकदम स्मार्ट गेम खेलना है, क्योंकि अपन इस चैनल से पढ़ते हैं तो बहुत दिमाग वाला खेल खेलना है। पहला टास्क पता लगाना है कि भाई टास्क क्या सॉल्व करना है, जो भी वो सिस्टम है वो एक्चुअली टास्क कौन सा सॉल्व करने वाला है। फिर अपन क्या देखेंगे कि भाई हमें डेटा कौन सा गैदर करना है, बिकॉज अगर किसी भी टास्क को पूरा करना है तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मेरे को बाहर जाके सामान लाना है तो मेरे को कितना सामान लेके आना है, क्या लाना है, ये चीज़ों की मेरे को नॉलेज होनी चाहिए। फिर अब डेटा आ गया, डेटा के बाद अब रिसोर्सेज क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब उस टास्क को पूरा करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज है। जैसे अगर मैं पैदल जा रहा हूँ तो मेरे को शूज़ वगैरह पहन के जाऊँगा, वो एक रिसोर्स हो सकता है, पैसा एक रिसोर्स हो सकता है जिससे मैं चीज़ खरीदूँगा। तो रिसोर्स अब क्या चाहिए, तो 3 चीज़ें, पहले टास्क, फिर कौन किस टास्क को पूरा करने के लिए किस तरीके का डेटा चाहिए, और फिर आपको रिसोर्सेज कैसे चाहिए, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। और फिर चौथा क्या है, मीट द डिज़ायर रिक्वायरमेंट, क्या आपके जो ये टास्क पूरा करने से आपकी जो भी रिसोर्सेज है वो आपकी डिज़ायर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और फिर आपको एट द एंड अपन क्या करते हैं, जनरलाइजेशन एबिलिटी, जिससे अपन क्या करते हैं उस चीज़ को और ज़्यादा जनरलाइज कर देते हैं। अगर आप इसमें भी आओगे तो इसकी भी जो मेजर जो लर्निंग्स है, अगर मैं कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी की बात करूँ इसके अंदर, तो इसमें भी एक्चुअली में यही है, इट इंक्लूड्स द डिफिकल्ट, इसमें क्या है, इट इज़ यूज द फॉर्मल मैथमेटिकल मेथड अप्लाइंग टू द लर्निंग सिस्टम, ये चीज़ें अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जनरलाइजेशन एबिलिटी का, जब अपन ने फाइंडर्स और कैंडिडेट पढ़ा था, जो मैंने आपको बोला था जनरलाइज करना प्रॉब्लम को, तो जनरलाइजेशन एबिलिटी भी आपकी एट द एंड फैक्टर काम लेनी पड़ेगी आपको। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, कौन सा टास्क पूरा करना है, डेटा किस तरीके का चाहिए, रिसोर्सेज आपके पास है या नहीं उसके रिगार्डिंग, फिर आपका जो ये है वो आपकी क्या डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रहा है ये डेटा और रिसोर्सेज जो भी आपने लिए हैं, ठीक है। और फिर एट द एंड जो रियलिटी है, मतलब जनरलाइजेशन एबिलिटी है, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ यूनिक फीचर्स COLT के। जो यूनिक फीचर्स है वो सबसे पहले क्या है, सिंप्लिसिटी, कि भाई ये जो लर्निंग थ्योरी बहुत ज़्यादा
टास्क को क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। बिकॉज अगर आप किसी भी मॉडल को इस तरीके से बताओगे हर चीज़, तो वो आराम से सीख जाएगा। अगर कोई घर पे भी कोई अपना ऐसा बच्चा आता है जिसको कुछ नहीं आता, तो वो भी अगर आप उसको प्रॉपर इस तरीके से समझाओ कि भाई उसको काम क्या करना है, फिर उसके रिगार्डिंग डेटा क्या चाहिए उसको, और फिर उसके बाद उसको रिसोर्सेज क्या क्या लेने हैं, और क्या उस रिसोर्स उसकी डिज़ायर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, और जनरलाइजेशन एबिलिटी का वो क्या यूज़ कर रहा है। ये चीज़ें करने से एक बच्चे को जब एक टास्क समझ में आता है तो मशीन को क्या नहीं आएगा भाई लोग। तो पहला सिंप्लिसिटी, यूनिक फीचर इसका सबसे पहला है सिंप्लिसिटी, और दूसरा क्या है, रोबस्टनेस टू यहाँ पर साफ लिखा हुआ है क्लियरेशन इन लर्निंग सिनेरियो, ठीक है। तो यहाँ पर रोबस्टनेस होनी चाहिए। यहाँ अगर मैं इसमें से पढ़ूँ, बिकॉज मैंने मेरी राइटिंग थोड़ी बिगाड़ दी है, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी आपकी सबसे पहले यूनिक फीचर में आती है, ठीक है। और दूसरी क्या आती है, रोबस्टनेस, कि भाई आपके सिस्टम में कितनी रोबस्टनेस है, ठीक है, ये आ गया। और फिर एबिलिटी टू क्रिएट इनसाइट टू एम्पेरिकली ऑब्जर्व फिनोमिना, ठीक है। तो ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो कि मतलब COLT प्रैक्टिस करती है, यानी COLT को यूज़ करने से यूनिक फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो इसके, जो कि है सिंप्लिसिटी, रोबस्टनेस टू वेरिएशन इन लर्निंग सिनेरियो। अगर लर्निंग या ट्रेन करते समय आपने कुछ भी डेटा में वेरिएशन दे दिया तो ये आराम से उसको अडॉप्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एबिलिटी टू क्रिएट इनसाइट्स, ये आराम से बढ़िया इनसाइट्स क्रिएट कर सकता है, और ये फिनोमिना को भी एम्पेरिकली यानी प्रैक्टिकली फिनोमिना को भी ये क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। तो 4 इसके यूनिक फीचर्स मेजर क्या हो गए, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, जो डेटा को ये सिंप्लीफाई कर रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर रोबस्टनेस जो ये देता है, अगर आप लर्निंग डेटा के अंदर कुछ भी, या आप उसको ट्रेन करते समय कभी भी आपने वेरिएशन दे दिए, ठीक है, तो अगर आप वेरिएशन देते हो डेटा में, तब भी ये क्या करता है, उसको अडॉप्ट कर लेता है, और ये क्या करता है, एक इनसाइट्स को क्रिएट करता है। एबिलिटी टू क्रिएट इनसाइट्स इसका यूनिक फीचर है। और तो और एम्पेरिकली ये क्या करता है, फिनोमिनास को भी ऑब्जर्व कर सकता है, जो चीज़ें हो रही है उसको भी ऑब्जर्व करता है। तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे COLT वर्क कैसे करती है, टास्क, डेटा, रिसोर्स, मीट डिजायर रिक्वायरमेंट और जनरलाइजेशन एबिलिटी। और यूनिक फीचर इसके क्या क्या हो गए, सिंप्लिसिटी, रोबस्टनेस हो गया, टू वेरिएशन ऑफ लर्निंग सिनेरियो, लर्निंग करते समय अगर उसमें कुछ वेरिएशन आता है तो उसको ये आराम से अडॉप्ट कर लेगा, एंड एबिलिटी टू क्रिएट इनसाइट्स, ठीक है, ये भी इसको प्रैक्टिस करता है, और एम्पेरिकली फिनोमिनास को भी ये ऑब्जर्व कर लेता है। तो आई थिंक आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर मैं 2 मिनट के लिए वापस आता हूँ। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई किस तरीके से ये चीज़ें अभी मैंने आपको समझाई COLT के बारे में। COLT का जो मेजर पोर्शन है वो इस तरीके से ही है जो मैंने आपको बताया। ज़्यादा डिटेल में COLT कवर्ड है नहीं इस मतलब सिलेबस के अंदर। तो COLT का ये इंट्रोडक्शन था, और कुछ यूनिक फीचर्स और बेसिक थे जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप मशीन लर्निंग को और डिटेल में पढ़ रहे हो। अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हो तो COLT को आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम बात करने वाले हैं जो हमारे VC डायमेंशंस हैं। VC डायमेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं बात करूँ वेपनिक चॉपर्निक्स डायमेंशन का, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब इसकी डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे भाई कि कैसे मतलब ये लीनियर डाइकोटोमाइजर एंड कैपेसिटीज के बारे में भी हम समझेंगे। तो ये जो भी चीज़ है ना, ये सारा इसके ऊपर बेस है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है, सोचा ढंग से पढ़ना। तो अपन अब बात करते हैं VC डायमेंशंस के बारे में। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक था स्टार्टिंग में मेरे लिए भी। तो जब मैंने इसकी रिसर्च कर रहा था VC डायमेंशंस की, तो थोड़ा सा मेरे को भी कन्फ्यूजन हुआ था कि चीज़ है क्या। फिर धीरे धीरे जब मैंने डायग्राम्स को देखा तो मेरे को समझ में आ गया कि एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो हम थ्योरेटिकल अप्रोच लेके चलेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं VC डायमेंशन। तो यहाँ पर मैं वापस गायब हो चुका हूँ, और अब हम VC डायमेंशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो VC डायमेंशन में हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि ये है क्या, डेफिनेशन। तो डायमेंशन इन विच ओनली द वेरिएबल ऑफ द पर्टिकुलर डेटा पॉइंट इज क्लासिफाइड आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी आप क्या कर रहे हो, एक ऐसा डायमेंशन जिसके अंदर वेरिएबल, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा पॉइंट, कोई यहाँ पर एक x डेटा पॉइंट है, इसका ये वेरिएबल है, इसको या तो पॉजिटिव क्लासीफाई किया जाएगा या उसको नेगेटिव क्लासीफाई किया जाएगा बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। समझ गए। तो कैसे समझे आप, इसकी डेफिनेशन को वापस सुनो। इट इज़ द डायमेंशन, ये जो है ये पूरा एक डायमेंशन है। सपोज ये पूरा एक डायमेंशन है। इट इज़ द डायमेंशन इन विच वेरिएबल ऑफ अ डेटा पॉइंट, ठीक है, वेरिएबल ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा पॉइंट इज क्लासिफाइड, उसको क्लासीफाई किया जाता है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये डायग्राम आप ध्यान रखना। तो एक डायमेंशन है जिसके अंदर वेरिएबल किसी भी डेटा पॉइंट का या तो पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ क्लासीफाई
किया जाता है। तो ये आपका वीसी डायमेंशन होता है, ठीक है बेसिकली। अब देखो यहाँ पर अपन एक फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में, जो कि है शटरिंग। शटरिंग के बारे में पढ़ते हैं। अब अगर शटरिंग का यूँ मीनिंग देखा जाए तो शटरिंग का मीनिंग होता है ब्रेकिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू स्मॉलर पीसेस, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मॉलर पीसेस में तोड़ना, ये शटरिंग होता है। इन वीसी डायमेंशन इट इज़ डिफाइंड ऑन मच लार्जर स्केल, बट अगर हम बात करें वीसी डायमेंशन में तो इसको और भी लार्जर स्केल में डिफाइन किया जाता है, बिकॉज ये जो ये है ये तो एक इसकी ये समझ सकते हो इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन हो गई कि ब्रेकिंग द ऑब्जेक्ट इनटू स्मॉलर पीसेस। बट एक्चुअली में कंप्यूटर साइंस में वीसी डायमेंशन में इसका क्या खेल है वो अपन देखते हैं। इट क्लासीफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ अवेलेबल पॉइंट्स विच आर इन द डेटा सेट। ये क्या करता है, शटरिंग मतलब क्या करना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अवेलेबल डेटा पॉइंट्स होते हैं उनको क्लासीफाई कर देना इन द डेटा सेट, ये क्या कहलाता है शटरिंग। इफ़ यू हैव नेगेटिव इंस्टेंसेस और यू हैव पॉजिटिव इंस्टेंसेस, या तो आपके पास पॉजिटिव इंस्टेंसेस निकल के आएंगे आउटपुट में या नेगेटिव इंस्टेंसेस निकल के आएंगे। तो ये कर क्या रहा है, शटरिंग का मतलब क्या हो गया, शटरिंग मतलब ये हो चुका है कि अगर आपके डेटा सेट में कुछ डेटा पॉइंट्स है तो उसको क्लासीफाई कर देना वीसी डायमेंशन के अंदर, ठीक है। उन डेटा पॉइंट्स को मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स को क्लासीफाई कर देना, ठीक है, जो भी उस डेटा पॉइंट्स में अवेलेबल है, जो भी उस डेटा सेट में बेसिकली अवेलेबल है, उसको अपन शटरिंग बोलते हैं। इफ़ यू हैव नेगेटिव इंस्टेंसेस और यू हैव पॉजिटिव इंस्टेंसेस, और अगर आपके पास दोनों 50-50% में आ जाता है तो इससे ये बैलेंस भी हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो चीज़ को समझ गए। तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स को किसी भी डेटा सेट्स के अंदर क्लासीफाई करना एक शटरिंग, ठीक है। ये नेगेटिव इंस्टेंसेस और पॉजिटिव इंस्टेंसेस में भी करता है, और अगर दोनों 50-50% हो जाता है तो वो बैलेंस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, बैलेंस शटरिंग हो जाती है। तो आई थिंक आप चीज़ें ये समझ चुके हो, वीसी डायमेंशन को आप चीज़ें समझ चुके हो, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ को, जो कि होने वाली है लीनियर डाइकोटोमाइज एंड कैपेसिटी। अब ये चीज़ क्या बोलती है, सबसे पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको एक प्रॉपर चीज़ बोली है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में बोलता क्या है, शार्प डिवीजन ऑफ थिंग्स इनटू टू काउंटर पार्ट्स, यानी किसी भी एक चीज़ को दो में डिवाइड कर देना, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि ये जो डाइकोटोमाइज था इसका मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है, इसका मतलब ही डिवाइड करना होता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को दो कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, वो आपका लीनियर डाइकोटोमाइटीज एंड कैपेसिटी को डिफाइन करता है। अब या मशीन लर्निंग में क्या होता है, आपके पास डेटा सेट ही ले दे के तुम्हारे पास यही चीज़ है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने उस डेटा सेट को स्प्लिट करा किसके अंदर, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सबसेट्स के अंदर। अब वो जो दो सबसेट में क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सबसेट मतलब क्या हो गया, मतलब वो दोनों सेम डेट नहीं है, वो दोनों अलग अलग है, दोनों के एलिमेंट डिफरेंट है, किसी के भी एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सबसेट में आपने उसको तोड़ दिया, और जब आप उसको वापस करते हो, जब आप उसका वापस यूनियन करोगे तो आपको ओरिजिनल सेट मिल जाएगा। तो ये तो चीज़ डिफाइंड है ना, बट इसको अपन ने इन्होंने एक टर्म चिपका दी जो कि क्या है, लीनियर डाइकोटोमाइजिंग एंड कैपेसिटी, ठीक है। यानी डेटा सेट को आपने स्प्लिटिंग द डेटा सेट, आपने जो भी सेट था उसको दो में तोड़ा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और फिर उसको करने के वापस ओरिजिनल सेट आ गया। तो मशीन लर्निंग में आपने डेटा सेट को तोड़ते हो आप उसी तरह। तो समझ गया किस तरीके से लीनियर डाइकोटोमाइजिंग कैपेसिटीज वर्क करती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो मैंने सोचा कि ये बता दूँ आपको। ये विच लिखा हुआ है एक्चुअली में, अब वो नहीं, तुम हमेशा यही सोचते हो, विच मतलब वो नहीं कह रहा मैं, विच मतलब ये विच, ठीक है, ये विच लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखो, द नंबर ऑफ लीनियर डाइकोटोमाइसिस, यानी दो कोई भी मतलब उसमें नंबर ऑफ लीनियर डाइकोटोमाइसिस जो होगी वो किसके बराबर होगी, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ वेज। द नंबर ऑफ लीनियर डाइकोटोमाइसिस विल बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ वेज इन विच the endpoints can be partitioned by n-1 dimension hyperplane। अब n-1 dimension hyperplane को देख के आपके दिमाग में वापस वही पुरानी यादें आ रही होगी, ठीक है, जो SVM में अपन ने देखी थी, ठीक है, जिसमें अपन मार्जिन को बड़ा करके लाइन से n-1 डायमेंशन हाइपरप्लेन से सेपरेट कर रहे थे कैटेगरी ऑफ डेटा को। वो यहाँ पर कनेक्शन मत तोड़ो, यहाँ पर अपन केवल n-1 डायमेंशन हाइपरप्लेन की बात कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास m पॉइंट्स है, ठीक है, अगर मेरे पास m पॉइंट्स है तो अपन क्या करेंगे, इट कैन बी पार्टीशन बाय n-1 डायमेंशन हाइपरप्लेस। तो जितने भी तरीके हो सकते हैं जिससे m पॉइंट को अपन पार्टीशन कर सकते हैं डायमेंशन प्लेन के, उसका ट्वाइस कर दोगे तो नंबर ऑफ लीनियर डाइकोटोमाइसिस तुम्हारे पास आ जाएगी। तो इसको रीड कैसे करोगे, द नंबर ऑफ लीनियर डाइकोटोमाइसिस विल बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ वेज इन विच द m पॉइंट्स कैन बी पार्टीशन बाय n-1 डायमेंशन हाइपर प्लेन। आई थिंक आपको ये चीज़ अब समझ में आ चुकी होगी। तो लीनियर डाइकोटोमाइजेशन कैपेसिटी में अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने ये स्टडी करी कि इसका मतलब क्या है। तो ये क्या करता है भाई, शार्प डिवीजन ऑफ थिंग्स इनटू टू कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट्स। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट।
उसी तरह अपन ने मशीन लर्निंग में क्या करा, डेटा सेट को स्प्लिट करा दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सबसेट में, और जब उनका अपन वापस यूनियन करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल सेट ही आ जाता है, जो कि एक्चुअली में चीज़ हमें पता है, जो कि ट्रू है, इन्होंने टर्म चिपका दिए हैं यहाँ पर बस। और जो नंबर ऑफ लीनियर डाइकोटोमाइसिस होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ वेज इन विच द m पॉइंट्स कैन बी पार्टीशन्ड बाय n-1 डायमेंशन हाइपर प्लेन। आई थिंक आपको अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी, लीनियर डाइकोटोमाइसिस कैपेसिटी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आगे आते हैं, अब आती है सबसे फेवरेट टॉपिक आप लोगों का, वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब देखो रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या सीन है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का सीन गाइस कुछ इस तरीके से है कि ये एक ऐसा है कि जैसे एक बच्चे को सिखाते हो, ठीक है, अगर वो कुछ अच्छा करेगा, ठीक है, यानी अच्छा मतलब अगर उस बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो उसको रिवॉर्ड करोगे तो वो उस चीज़ को रिपीट करता रहेगा, अगर आपने वो बच्चे कुछ नेगेटिव करेगा तो आप उसको पनिश करोगे। उसी तरह मशीन लर्निंग ट्रेंड, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मशीन को लर्न कराया जाता है, ट्रेन किया जाता है, जो कि किसके ऊपर बेस्ड होता है, रिवॉर्डिंग द डिजायर्ड बिहेवियर, यानी अच्छे बिहेवियर को रिजॉर्ड करना और पनिश करना अनडिजायर को। तो ये तो चीज़ आपको पता है यार, ठीक है, आपके ऊपर जो जगत नारायण की मटकी थोड़ी ना फूटी है बाबू राम वाली, तो आपको ये चीज़ तो पता है कि बच्चा अगर कुछ अच्छा करता है उसको रिवॉर्ड देते हैं, और बच्चा अगर कुछ बुरा करता है तो उसको पनिश करते हैं। तो वही तो चीज़ें बता रहा है, यानी मशीन लर्निंग ट्रेंड मेथड जो किसके ऊपर बेस्ड हो, रिवॉर्डिंग द डिजायर्ड बिहेवियर्स और पनिशिंग द अनडिजायर्ड वंस, उस पर बेस्ड हो, ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग मतलब यही होता है, यानी मशीन लर्निंग को ऐसा ट्रेन करना, उसके जो डिजायर्ड बिहेवियर्स है उसको उस पर रिवॉर्ड करना, और जो उसके अनडिजायर्ड बिहेवियर्स है उस पर पनिश करना, रीइंफोर्समेंट हो गया। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, इट इज एबल टू प्रिसीव एंड इंटरप्रेट इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज करके क्या कर सकता है, जो आपका जो भी मॉडल आप बनाओगे वो मॉडल क्या कर सकता है, वो अपने एनवायरनमेंट से सीख सकता है, उस एनवायरनमेंट से उसको इंटरप्रेट कर सकता है, एनवायरनमेंट में डेटा जो भी है उसको प्रिसीव कर सकता है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग से जो भी आप मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हो वो आराम से प्रिसीव कर सकता है और अपने एनवायरनमेंट को भी इंटरप्रेट कर सकता है, जो कि एक बहुत तगड़ी चीज़ है, ठीक है। और तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, इट टेक्स एक्शन एंड लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर। ये एक्शन लेता है और सीखता किससे, ट्रायल एंड एरर को यूज़ करके चीज़ें सीखता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अब समझ गए हो, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो कि अगर आपके पास कुछ अच्छी चीज़ होगी तो उसको वो क्या करेगा, आप उसको रिवॉर्ड करोगे, अगर कोई मॉडल अच्छी चीज़ करेगा तो रिवॉर्ड करोगे, उसके डिज़ायर बिहेवियर को पनिश करोगे, उसके अनडिज़ायर बिहेवियर को। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट से सीख सकता है, एनवायरनमेंट में डेटा को इंटरप्रेट कर सकता है, और ये नॉर्मली अपने एक्शन कैसे सीखता है, कैसे एक्शन को लर्न करता है, थ्रू ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल करेगा और एरर करेगा तो कभी कभी पनिशमेंट भी मिलेगा, कभी कभी रिवॉर्ड भी मिलेगा, तो वो अच्छा करेगा। तो इस तरीके से रीइंफोर्समेंट लर्निंग वर्क करती है। जैसे आप एक छोटे बच्चे को सिखा रहे हो, वर्किंग क्या होती है, पहला आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको रिवॉर्ड करना है पॉजिटिव बिहेवियर पे, पनिश करना है नेगेटिव बिहेवियर पे, समझ गए पहला। दूसरा वर्किंग, इसकी वर्किंग है इस तरीके से, मेथड असाइन पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आती है अगर, ठीक है, किसी भी डिजायर्ड एक्शन के ऊपर, तो आप उस एजेंट को एंकरेज करोगे, ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू दे दोगे अगर उसका अनडिजायर्ड बिहेवियर हो। मतलब आपको असाइन करनी है वैल्यू, तो वैल्यू आप जब असाइन करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू तब करोगे जब उसका बिहेवियर डिजायर्ड हो और उसको एंकरेज कर दोगे, ये पॉजिटिव वैल्यू देके, और अगर अनडिजायर्ड होगा तो उसको नेगेटिव वैल्यू दे दोगे। दिस प्रोग्राम्स द एजेंट टू सीक लॉन्ग टर्म ऑफ मैक्सिमम ओवरऑल रिवॉर्ड टू अचीव द ऑप्टिमिसिटी, यानी ऑप्टिमल सोल्यूशंस तक पहुंचने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, जिसमें आप करोगे क्या, जिसमें आप कर कुछ भी नहीं रही हो भाई लोग, आप लोग जैसे जैसे ये मॉडल आगे बढ़ता जा रहा है तो वो मॉडल एक्चुअली में परफेक्शन स्टेट तक जा रहा है, एक ऑप्टिमल सोल्यूशन तक जा रहा है, ठीक है, परफेक्शन स्टेज तक जा रहा है। और लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को फॉलो करने से ये मॉडल को ऐसा प्रोग्राम कर देगा कि ज़्यादातर जब उसको रिवॉर्ड ही मिलने लग जाएगा तब आप ये कहोगे कि मेरा मॉडल अच्छा ट्रेंड हो चुका है, जिसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है और ऑप्टिमल सोल्यूशन भी मेरे को दे रहा है, तो वो आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग आराम से करके दे देता है, ठीक है। द टाइम, ये यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है, विच टाइम एजेंट लर्न्स टू अवॉइड नेगेटिव एंड सीक पॉजिटिव, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एजेंट क्या करता है, नेगेटिव को अवॉइड करना सीखता है और पॉजिटिव को लर्न करना सीखता है। अब इसका अगर डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर आपका एजेंट होता है, ठीक है, बेहतर होगा इसमें जाके दिखाऊँ डायग्राम, तो ये इसका आप डायग्राम देख सकते हो, नीचे आओगे आप इसमें, तो मैं आपको इसमें डायग्राम दिखा देता हूँ। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का डायग्राम कुछ इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, ठीक है। यानी देखो पहले आपने एक एक्शन लिया, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखो 80 यानी उसने आपने जो भी एक्शन लिया,
ठीक है। अब इसने एक्शन लिया, इसने अच्छा किया तो आपने इसको रिवॉर्ड कर दिया, ठीक है, नहीं तो आपने इसको पनिश कर दिया, तो इसको रिवॉर्ड आपने नहीं दिया। तो ये यहाँ पर देखो स्टेट जारी है आगे, ठीक है। तो जो आपका ST+1 था वो आपने ले लिया, उसको पनिश कर दिया, और यहाँ आपने रिवॉर्ड में यही चीज़ आगे भेज दी। तो इस तरीके से वर्क हो रहा है। देखो आप ये डायग्राम अगर आप बना के आओगे और इंटरव्यूअर्स को भी अगर ये बना के हाथ से दिखा दोगे तो आपका काम हो गया, ठीक है। तो किस तरीके से आपकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग वर्क करती है, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर मैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करूँ तो रोबोटिक्स में काम आता है ये, ठीक है, और तो और उन जगहों पे काम आता है जहाँ कुछ कंट्रोल का काम हो, बिजनेस में काम आता है, गेम प्लेइंग में काम आता है, केमिस्ट्री में काम आता है, फाइनेंशियल सेक्टर में काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। ये सब जगह काम आ सकता है आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग, क्योंकि यहाँ पर आप क्या मॉडल को छोटे बच्चे की तरह सिखा रहे हो, तो आप इसको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोल सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नूब्स की तरह तुम ये बोलो कि हर जगह मशीन लर्निंग लगा देंगे। कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ डेटा होता है, कुछ टास्क होता है जिसके लिए प्रॉपर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को यूज़ करके आप लगाते हो या खुद बनाते हो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप हर जगह मशीन लर्निंग टिका दोगे, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गया। अब एक बार हम लास्ट में इसके बारे में सुपरवाइज लर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो आपके एक्स्ट्रा नोट्स हैं उसमें यहाँ पर जो बुक में मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो इससे अपन पढ़ते हैं ये। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या चीज़ है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव मॉडल के ऊपर काम करती है। इसमें नो लेबल ट्रेनिंग डेटा इज़ गिवन, यहाँ अपन कोई भी लेबल डेटा नहीं देते उसको। जैसे अपन ने पहले बात की थी जब अपन स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे अपने एपिसोड 1 में, अपन ने ये चीज़ बोली थी कि हम क्या करते हैं भाई, सुपरवाइज के अंदर अपन क्या करते हैं, डेटा और डेटा के साथ लेबल दे देते हैं। बट अनसुपरवाइज में अपन क्या करते हैं, डेटा तो देते हैं बट उस डेटा के साथ लेबल उसको नहीं देते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रिडिक्शन इसमें मेड नहीं होती, ठीक है। ट्रेनिंग डेटा, नो लेबल ट्रेनिंग डेटा टू लर्न फ्रॉम एंड नो प्रिडिक्शन टू बी मेड, यानी कभी भी लेबल ट्रेनिंग डेटा उसको नहीं दिया जाएगा, उसको उस लेबल डेटा ही नहीं दिया जाएगा तो उसको वो बेचारा प्रिडिक्शन भी क्या करेगा वो। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डेटा सेट को इनपुट की तरह लेगा, ठीक है। आई थिंक आई शुड नाउ चेंज माई कलर। तो डेटा सेट को ये इनपुट की तरह लेगा और ये फाइंड आउट करेगा नेचुरल ग्रेस्पिंग और पैटर्न्स विद इन द डेटा एलिमेंट्स और रिकॉर्ड। तो ये क्या करता है, उसके अंदर पैटर्न निकालने की कोशिश करता है, उस डेटा में से पैटर्न निकालने की कोशिश करता है। तो स्टेप्स देखते जाओ। पहला क्या करा अपन ने, डेटा सेट को ऐसे इनपुट दिया, अब वो क्या कर रहा है, उस डेटा सेट के अंदर पैटर्न ढूंढेगा, ठीक है। उस डेटा में क्या पैटर्न है, रिकॉर्ड में जो भी पैटर्न है उसको पता लगाएगा। अब फिर क्या करेगा, इस चीज़ को, इसीलिए ये भी चीज़ बोली जाती है नॉलेज और पैटर्न डिस्कवरी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्लस्टरिंग वगैरह ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अनसुपरवाइज में ही आती है। अब अगर हम क्लस्टरिंग की बात करें तो क्या करता है, सिमिलर डेटा को एक साथ कर देगा। भाई अगर आप एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को अगर मैं बहुत ज़्यादा एक ट्रायंगल के खिलौने दे दूँ और एक मैं बहुत ज़्यादा सर्कल के खिलौने दे दूँ, तो अब मैं उसको बोलूँ कि भाई अब तू तेरी मर्जी, तेरे को जो करना है कर, ठीक है। तो वो क्या, अगर उस बच्चे को मैं, अगर ना उसको कुछ भी नहीं आता, उसको मैंने ये नहीं बताया क्या स्क्वायर क्या, मैंने उसको बोला कि भाई इसको तू थोड़ा क्लासीफाई कर दे, या मैं उसको ये चीज़ बोलूँगा कि भाई इसको थोड़ा तू सेट कर दे, सेट करके रख दे इसको, ठीक है। जो सेम चीज़ें हैं उनको सेम रख दे, जो अलग है अलग रख दे। तो ये क्लस्टरिंग हो गई। वो क्या करेगा, सारे स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के साथ रख देता है, सर्कल को सर्कल वाले के साथ रख देगा और ट्रायंगल को ट्रायंगल वाले के साथ रख देगा। तो ये क्लस्टरिंग हो गई, यानी सिमिलर डेटा को एक साथ अरेंज करना। Objects belong to same cluster are quite similar to each other, while objects belonging to distinct cluster are quite dissimilar. यानी भाई जो ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं है वो डिसिमिलर हो गए, और जो पर्टिकुलर उस डेटा में है, मतलब जो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर क्लस्टर में वो सारे सेम होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यह क्या करता है, ग्रुपिंग ऑफ अनलेबल्ड डेटा, इसकी डेफिनेशन है ही। प्रोसेस डिस्टेंस बेस्ड क्लस्टरिंग, हम कैसे आप इसको क्लस्टर बनाते हो वो आ गया। डिस्टेंस बिटवीन द आइटम कम होना चाहिए, और जो दूसरे क्लस्टर्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। ये क्लस्टरिंग का रूल है। जो सेम है उनके बीच में कम डिस्टेंस होगा भाई, तो उनका क्लस्टर एक बना दो। क्लस्टर जैसे यहाँ पर बने हुए हैं कुछ क्लस्टर्स, देखो ट्रायंगल का क्लस्टर अलग बना हुआ है, ये स्क्वायर का अलग बना हुआ है, सर्कल अलग बना हुआ है, क्लस्टरिंग हो गया। यानी सेम डेटा को एक साथ रखना है। और अनसुपरवाइज लर्निंग मतलब क्या होता है, जब अपन उसको लेबल्ड नहीं दे रहे, तो वो अपने हिसाब से उसको करने की कोशिश कर रहा था, अपन ने उसको लेबल दिया ही नहीं है। तो आई थिंक आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। डेटा सेट को इनपुट की तरह लेगा और उस डेटा सेट के अंदर ही वो कुछ पैटर्न्स को और उस एलिमेंट के रिकॉर्ड्स को निकालने की कोशिश करेगा। इसीलिए अपन इसको पैटर्न लर्निंग और नॉलेज भी बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका यहाँ पर एक डायग्राम भी बहुत सुंदर सा यहाँ पर बना हुआ है, ये आप बना के आ सकते हो। अपन ने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो अनलेबल्ड डेटा दे दिया बहुत ज़्यादा, और अनसुपरवाइज लर्निंग से इसने क्या करा, इसको अलग अलग करके रख दिया,
डेटा के अंदर पैटर्न्स बना के रख दिए। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। अब इसका जो मेजर एग्जाम्पल है क्या है, सबसे पहला यहाँ लिखा हुआ है फुटबॉल टीम की क्लस्टरिंग करना, इंडस्ट्री वर्क ऑब्जेक्ट सेपरेशन, ये भी क्लस्टरिंग का ही एक एग्जाम्पल है। तो आई थिंक आपको अब ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, जो भी ये मैंने आपको एक्सप्लेन करी। यहीं पर ही बून ऑफ मशीन लर्निंग बुक का भी समापन होता है और मैं भी 2 मिनट के लिए वापस आ ही जाता हूँ अब। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ गाइज वापस, और आई होप आपको मज़ा आया होगा इस पूरी सीरीज़ में। मेरे को बहुत मज़ा आया आप जैसी ऑडियंस को पढ़ाने के लिए, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, बिकॉज ऐसी एक्टिव ऑडियंस है जिसने एपिसोड सामने से भी डिमांड करे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। बहुत जल्दी अगली बेस्ट सीरीज़ के साथ आपको मैं वापस मिलने वाला हूँ। आई होप आपको मशीन लर्निंग, बून ऑफ मशीन लर्निंग की हमारी जो कोशिश थी, ये इसको आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अगर आप इसको और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके कमेंट्स करिए, कैसा आपका फीडबैक रहा है उसको कमेंट करिए, शेयर करिए इस सीरीज़ को, जिससे और भी बच्चे इस चीज़ को, कंसेप्ट को समझ सके, मशीन लर्निंग की जो दुनिया है उसमें मज़े कर सके। ये तो थ्योरेटिकल सीरीज़ थी। ट्राई करते हैं कि अगर हमें कभी टाइम मिला तो हम प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग सीरीज़ पे भी आगे बात करेंगे। टिल देन stay awesome, stay great. This is Harshvardhan. You are always be a great audience. I'll see you soon guys. Till then, all the best for your future, all the best for your work. I will see you next time. बहुत जल्दी आपको मुलाकात होने वाली है वापस मेरे से. Bye.